हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो क्लास 12 जो हमारी केमिस्ट्री की किताब है, उनके जो बोर्ड परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको हम एक बार पूरे सभी चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखेंगे। और आप जो इन सभी टॉपिक को अच्छे ढंग से पढ़ लोगे तो उसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो आगे अच्छा करना है तो सभी टॉपिक को पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं या कुछ छात्र ऐसे हैं कि जिनको केवल और केवल बढ़िया परसेंटेज ही 12वीं में प्राप्त करने हैं। ठीक है ना? तो वो उसके लिए ये टॉपिक है। और जो टैलेंट हैं उनको भी ये टॉपिक है वो पक्के करके जाने हैं एग्ज़ाम में। ठीक है ना? तो चलिए हम इन टॉपिक को एक एक करके देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हमारी जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है ठोस अवस्था, जो हमारी बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से 5 अंक की है। कितने अंक की? 5 अंक की। इनमें आपको कौन कौन से टॉपिक पक्के करके जाने हैं? पहला है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, इनको आपको पक्का करके जाना है। दूसरा है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, ये 4 प्रकार से वर्गीकरण होता है, इसमें भी दे रखा है। ये जो रेड लिखा हुआ है, ये डॉट का निशान लगा हुआ है, ये इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इसको तो पक्का करके ही जाना है। मतलब ये 100% दिखेगा आपको अंदर परीक्षा में। ठीक है ना? तीसरा है एकक कोष्टिका के प्रकार, इसको भी आपको पक्का करके जाना है। चौथा है एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना? ये जो पांचवा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात करना, इसके ऊपर भी ये जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है ना? और हमारा जो छठा पॉइंट है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेड निशान लगा हुआ है। रिक्तियों की सहायता से अणुसूत्र ज्ञात करना, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। NU का मतलब है न्यूमेरिकल। ठीक है? सातवां पॉइंट है कणों की त्रिज्या व यूनिट सेल की भुजा में संबंध, इसके ऊपर भी जो न्यूमेरिकल है वो पूछा जाता है। ये आठवां है, इसके ऊपर आप देख सकते हो रेड का निशान लगा हुआ है, इसलिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अगर आपको अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो इन सब टॉपिक को पढ़कर जाना ही पड़ेगा। ऐसे कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप बिना पढ़े अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है? नौवां पॉइंट है किसी क्रिस्टल की मात्रा से यूनिट सेल की संख्या ज्ञात करना, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। 10वां पॉइंट है दिए गए क्रिस्टल में कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और 11वां है तत्वों के घनीय क्रिस्टलों के घनत्व, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर भी आप रेड डॉट लगा सकते हो। ठीक है? और एक है हमारा लास्ट में है जो पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, उसके ही हम महत्वपूर्ण टॉपिक को देख रहे हैं। अभी दूसरा चैप्टर अभी शुरू नहीं हुआ है। 12वां नंबर पे शॉर्टकी दोष एवं फ्रैंकल दोष, ये इतने महत्वपूर्ण है कि हर साल एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है ना? चाहे अंतर पूछ ले, चाहे शॉर्टकी दोष की परिभाषा पूछ ले। ठीक है ना? मैं आपको परिभाषा बता सकता हूँ शॉर्टकी दोष की। जैसे कोई क्रिस्टल जालक है, उसमें से समान संख्या में धनायन तथा ऋणायनों की संख्या है जो विलुप्त हो जाती है। इसकी जो खोज थी वो याकोब फ्रैंकल के द्वारा की गई थी। उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो उच्च होता है, और जो आप कह सकते हो कि जो इसकी जो डेंसिटी है वो घट जाती है। क्यों घट जाती है? कि वो जो घनायन व ऋणायन है वो क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि द्रव्यमान घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व भी घटेगा। ठीक है ना? ठीक है? तो इसको भी आपको पक्का करके जाना है। अब हमारा दूसरा चैप्टर है एनसीईआरटी में, यूनिट 2 विलियन। ठीक है? सॉल्यूशन, ये है 7 अंक का। इसमें से 7 अंक के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले इसमें आपको पढ़कर जाना है हेनरी का नियम,
इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है और न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है काफ़ी महत्वपूर्ण, इसमें से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, न्यूमेरिकल टाइप भी मिल सकता है और आपको थ्योरेटिकल भी मिल सकता है। पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता और मोल प्रभाष। ठीक है ना, इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट है द्रव द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम, थ्योरेटिकल में भी और न्यूमेरिकल दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल तरीके से दोनों तरीके से आना चाहिए। और जो आपका अणुसंख्यक गुणधर्म है उसके ऊपर 4 प्रकार के होते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म, उसके ऊपर छोटे छोटे प्रश्न आपको आने चाहिए। और ये जो रेड के निशान है यहाँ पर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है ना, अब देखिए छठा पॉइंट देखिए, एम। ठीक है, एम इजिकल टू 1000 के एफ भी कह सकते हो के। ठीक है ना, मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है ना, ये होते हैं। ठीक है ना, ये विलय का भार है, ये डेल्टा टी, और ये डब्ल्यू विलय का भार है। डेल्टा टी होता है वो क्वथनांक में परिवर्तन होता है। ठीक है ना, और इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और प्रासरण जो आपका दाब होता है उसके ऊपर पी वी इजिकल टू एन आर टी, और पी वी इजिकल टू एन की जगह भार बटे अणु भार का प्रयोग कर सकते हो, और आर टी, इस फॉर्मूले के ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इसको भी आपको पक्का करके जाना है। अब हमारा है तीसरा चैप्टर। इससे शुरू करने से पहले मैं एक आपको बात बता देता हूँ कि जो हमारी चैनल जो अभी अभी लॉन्च किया है चैनल को, केमिस्ट्री इन हिंदी गोकुल, उस पर आपको है क्लास 10वीं, क्लास 11 और क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है एनसीईआरटी बेस्ड, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा दिया जाएगा और वहाँ से अच्छे से आप तैयारी भी कर सकते हो। और वहाँ पर जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, अभ्यास प्रश्न, उनको भी करवाया जाएगा और चैप्टर वाइज। ठीक है, अभी 10वीं क्लास की जो विज्ञान की बुक है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, तो जो भी 10वीं का छात्र है, जो भी मतलब उसे पता नहीं है, तो उसे आप बताएं ताकि वो भी इस चैनल से जो लाभ उठा सके। ठीक है, और जो ये भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ उन्हें भी मैं पूरे चैप्टर वाइज सभी चैप्टर को आने वाले समय में, या इस जो 10वीं की बुक है वो पूरी होने के बाद में 11th और 12th, पहले 12th की पढ़ा दी जाएगी और उसके बाद में 11th की अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करूँगा और आपको जो है समझ में भी आ जाएगा। और उसके रिलेटिव जो सारे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, अभ्यास प्रश्न, पाठ्यनीति, उदाहरण, सभी को करेंगे हम एक एक करके। तो हमारे साथ है, यूं ही बने रहें। तो चलिए, हमारा जो तीसरा चैप्टर है, अब देखिए उसमें विद्युत रसायन इस चैप्टर का नाम है, और ये है जो हमारे एनसीईआरटी में 5 अंक का है आपका। ठीक है, अलग अलग राज्यों में नंबर में, जैसे ये है 5 नंबर का है, कहीं पर 4 नंबर का भी हो सकता है। ठीक है, इसमें जो पहला पॉइंट है, पहला टॉपिक है चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता। इसके ऊपर न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और जो ये सेकंड पॉइंट है कोलराउस का नियम, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। कोलराउस का नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, और यहाँ पे कह सकते हो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अब चौथा पॉइंट है सेल से ईएमएफ पर आंकिक प्रश्न। ठीक है, 5वां पॉइंट है विद्युत रासायनिक श्रेणी पर प्रश्न। आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पूरी आनी चाहिए, उसके ऊपर जो प्रश्न है वो सोल्व करना आना चाहिए। और आपका 6वां पॉइंट है, इसके अंदर लास्ट है नरसष्ट समीकरण, इसे भी आपको पक्का करके जाना है, पढ़ कर जाना है अच्छे ढंग से। ठीक है, अब हमारा जो चौथा चैप्टर है यूनिट 4 रासायनिक बलगतिकी, ये है 5 अंक का आपके चैप्टर है। इसमें आपको सबसे पहले अभिक्रिया की कोटि पढ़कर जाना है पूरी, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण आपको आने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं नहीं बताऊंगा, ये के पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है,
पॉइंट लगे हुए हैं, आप देख सकते हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण और प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण और प्रथम कोटि पर आंकिक प्रश्न आपको आने चाहिए। जैसे कि इस रासायनिक अभिक्रिया को 50% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का 5 गुना है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। छठा है अभिक्रिया की आणविकता, आभासी या छेदमय एकाणुक अभिक्रिया, इसे भी आपको पक्का करके जाना है। अब हमारा जो 5वां चैप्टर है यूनिट 5 पृष्ठ रसायन, ये हमारी 5 अंक की यूनिट है। इसमें है आपको पहला पॉइंट पढ़ के जाना है, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। दूसरा है द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड, इसे भी आपको पक्का करके जाना है। तीसरा है मिसेल निर्माण व साबुन की शोधन क्रिया। और चौथा है पेप्टीकरण, अपोहन, विद्युत अपोहन, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, विद्युत कण चंचल, कोलाइडी कणों पर आवेश, यह आपको आना चाहिए, पक्का करके जाना है, ठीक है ना। स्कंदन या उर्णन, इसे भी पक्का करके जाना है। कोलाइडों का रक्षण या रक्सी कोलाइड, 5वां पॉइंट है। और छठा है हार्डी सुलजे का नियम। और 7वां है वो स्कंदन मान व सवर्ण संख्या। यह आपका हो गया छठा चैप्टर। अब हम 7वें चैप्टर के बारे में बात करेंगे, इसमें जो कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। ये पी ब्लॉक के तत्व हैं और 7 अंक का ये आपका चैप्टर है, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, 7 अंक आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, काफ़ी बड़ा भी नहीं है। इसमें है NH3 की हेबर विधि व गुण आपको आने चाहिए। दूसरा है HNO3 की ओस्टवाल्ड विधि व गुण, O3Cl2 डीकेन और CaCO2, इसको भी आपको पक्का करके जाना है। और जो बोर्ड एग्जाम के लिए होते हैं, क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे बोर्ड परीक्षा के लिए, ये बोर्ड वाले पक्के करके जाने हैं, 12वीं बोर्ड ही होती है, आपको ये जो पक्के करके जाने हैं। आपका जो 8वीं यूनिट है डी व एफ ब्लॉक तत्व, ये 4 अंक का चैप्टर है। इसमें जो पहला पॉइंट है डी ब्लॉक तत्वों के लक्षण आपको आने चाहिए, एफ ब्लॉक तत्वों के लक्षण, लेंथेनॉइड संकुचन। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। अब हम 9वें चैप्टर के बारे में बात करेंगे, यूनिट 9 उप सहसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 6 नंबर का चैप्टर है। आपको इसमें IUPAC नाम जरूर आने चाहिए, IUPAC नाम पूछा जाता है हर साल। इसमें VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और इसके उदाहरण वाले प्रश्न भी आपको करने आने चाहिए। और वर्नर का सिद्धांत वैलेंस, हाँ वर्नर थ्योरी, ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए। अब आपका है जो 10वां चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, ये आपका 5 नंबर का चैप्टर है। इसमें आपको आना चाहिए C2H5Br और C2H5Cl, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन आपको आने चाहिए। इसमें SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन भी आपको आने चाहिए। और इसके बाद में तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन स्तरीय प्रतिस्थापन। और ये तो पूछना ही मत, आप ग्रेजुएशन BSc आप जाओगे तो वहाँ पर भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिएक्शन। वुड्स अभिक्रिया, फिटिक अभिक्रिया, वुड्स फिटिक अभिक्रिया, डार्जन अभिक्रिया, उन्सडीकर अभिक्रिया, एलोफॉर्म अभिक्रिया और सेंडमेयर अभिक्रिया, ये आपको पक्की करके जाना है। 5वें और 6वें क्या होता है जब बोर्ड वाले और कैसे प्राप्त करोगे बोर्ड वाले, ठीक है, ये अलग से रिएक्शन आपको करके जानी है। अब आपका है 11वां यूनिट 11 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये 5 अंक का चैप्टर है। इसमें है फिनॉल और इथाइल डाई इथाइल ईथर, ये भी आपको करके जाना है। और ROS के IUPAC नाम, ठीक है, इसको भी पक्का करके जाना है। और तीसरा है वो विलियमसन संश्लेषण, राइमर टीमन अभिक्रिया, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया और क्या होता है जब बोर्ड वाले और कैसे प्राप्त करोगे बोर्ड वाले, इसे भी आपको पक्का करना है। अब हमारा जो 12वां चैप्टर देखेंगे, प्यारा सा चैप्टर है, यूनिट 12 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, 6 अंक का चैप्टर है।
आप टेंशन ना लें, मैं इन सभी चैप्टर को पूरी पढ़ाने की कोशिश करूँगा आपको। ठीक है, हमारे साथ जुड़ जाएं। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन, इन तीनों के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। और फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, इसके बारे में आपको आना चाहिए। इसको पक्का करके जाना, हमेशा टॉपिक है। ठीक है। तीसरा है एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो अभिक्रिया, HVZ अभिक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन और वी कार्बोक्सिलीकरण, एस्टरीकरण अभिक्रिया और स्मिट अभिक्रिया। और क्या होता है जब, और बोर्ड परीक्षा वाले कैसे प्राप्त करोगे, बोर्ड वाले। अब आपका आता है 13वां चैप्टर। 13वां चैप्टर है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, आप इसका नाम है एमीन कह सकते हो। ठीक है, 4 अंक का चैप्टर है। C2H5NH2 और C6H5NH2, इसको पक्का करके जाना है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमोमेड अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया। दूसरा पॉइंट ये भी आपको पक्का करके जाना है, क्या होता है जब, बोर्ड वाले, और क्या कैसे प्राप्त करोगे, बोर्ड वाले। आपका 14वां चैप्टर है यूनिट 14 जैव अणु बायो मॉलिक्यूल, 6 अंक का है। इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, संरचना गुण परीक्षण इसके आने चाहिए आपको। इन दोनों के हैं आपको संरचना गुण परीक्षण आने चाहिए। हार्मोन्स और प्रोटीन भी आने चाहिए। एम्यूनो एसिड, ज्विटर आयन, इसके बारे में आपको आना चाहिए। समविभव बिंदु, प्रोटीन का विकृतीकरण, पेप्टाइड बंध और पेप्टाइड। ये मैंने बता दिया आपको। जो आपके 14 चैप्टर हैं उनके जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनके बारे में मैंने बता दिया है। और यहाँ पर एक लिखा हुआ है नोट, यहाँ क्या लिखा हुआ है, नोट। क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस जरूर करनी है। इसमें लिखा हुआ है कि ये पढ़ने के बाद में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करना है, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं और आप अच्छे अंक ला सको। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।